हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, वांडर वाल्स गैस समीकरण। क्लास 11th केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है वांडर वाल्स गैस समीकरण। इसको समझने के पहले भाई साहब थोड़ा सा इसके आयतन या दाब से संबंधित कुछ नियम भी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तब आपको कुछ मजा आएगा। जैसे बच्चों, यदि हम बात करें बायल का नियम, बायल ने क्या बताया था, थोड़ा सा आप समझना, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर आप समझ पाओगे। बायल ने बताया था कि तापमान यदि स्थिर रख दिया जाए, तापमान यदि स्थिर रख दिया जाए और उसके दाब में परिवर्तन किया जाए, तो जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रम के बराबर है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यदि गैस के ताप को स्थिर रखकर, तापमान स्थिर रखा गया है, ताप स्थिर है बच्चों, ताप स्थिर है, और इस स्थिति में दाब में यदि वृद्धि किया जाए तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी, और यदि दाब में कमी की जाए तो आयतन में वृद्धि होगी। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब सीधा उल्टा संबंध है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। वैसे भी सबको पता है कि एक पात्र में यदि गैस भरकर ऊपर से दाब लगा दिया जाए तो पात्र में गैस के अणु पास पास आएंगे, और जब गैस के अणु पास पास आ जाएंगे बच्चों, तो उसमें क्या है, आयतन में कमी होगी। लेकिन वहीं पे यदि दाब को कम कर दिया जाए तो गैस के अणु दूर दूर जाएंगे, तो आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही चीज समझा गया कि भाई साहब किसी भी गैस के आयतन के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया कि उसके आयतन में संशोधन किया जाए, आयतन में संशोधन, कि वास्तविक रूप से यदि कम दाब है, कम दाब है, तब उसके आयतन में देखा जाए तो आयतन अधिक होगा। लेकिन वहीं पे तापमान को निम्न रखकर, स्थिर रखकर दाब में वृद्धि कर दिया जाए, ताप को निम्न करने से वैसे भी गैस के अणु पास पास आते हैं, संघनन की क्रिया होती है। तो यदि दाब को उच्च किया जाए बच्चों, तो दाब बढ़ाने से आयतन में कमी होती है, आयतन में क्या हो जाती है, कमी होती है। जैसे मैंने कहा एक पात्र है, और इस पात्र में, ये पात्र है बच्चों, ये पात्र है, ठीक है। इस पात्र में गैस के अणु गति कर रहे हैं, गैस के अणु गति कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है, गैस के अणु गति कर रहे हैं। इसमें हमने दाब लगाया, क्या लगाया, दाब, और जब दाब लगाया तो आयतन में क्या होगी, आयतन में कमी होगी बच्चों, ये चीज नोट कर लो, आयतन में कमी होगी। जैसे हमने इसमें दाब लगाया, क्या लगाया, दाब लगाया, तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी, ये चीज नोट कर लेना। जैसे हमने इस गैस में दाब लगाया तो आयतन में कमी होगी। यदि एक्चुअल में मैं आपसे कह दूं कि आयतन टोटल मान लो भी आई है, समझ लो, और हमने जैसे ही दाब लगाया तो उसका आयतन कहीं ना कहीं हमारे पास भी सी हो गया, कुछ भी हम मान के चलते हैं, तब एक्चुअल में जो कुल आयतन था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हुआ। वो कितने में कमी हुआ भाई, पहले भी आई था, और भाई साहब अब कितना हो गया, भीसी हो गया। तो ये जो भीसी है वो भी आई में कुछ ना कुछ जो गैस का आयतन जो है कमी हुआ, तो जैसे मैं कह देता हूं कि भी कमी हो गया, तो ये जो हमारा एक्चुअल में जो कम है बच्चों, वो टोटल प्रारंभ के आयतन में से इतना घटाने से प्राप्त होगा। समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल दिए सर। जैसे एक बार फिर से समझाता हूं कि मान लो ये मेरा पात्र है, ठीक है, पात्र है, इस पात्र में गैस के अणु है, इसका जो आयतन है 50 लीटर है, कितना है, 50 लीटर, समझ लो 50 लीटर है। दाब लगा दिया, दाब लगा दिया बच्चों, तो 10 लीटर की कमी हो गई, 10 लीटर की कमी, तो बचा कितना, 40 लीटर। यानी जो 40 लीटर बचा वो 50 में से 10 लीटर की कमी के बराबर है, 10 लीटर के कमी के बराबर है। यही चीज यदि मैं कह दूं कि प्रभावी आयतन में बी आयतन की कमी हो जाए तो संशोधित आयतन हो जाएगा भी माइनस बी। यह चीज लेकर चलना पड़ेगा कि एक अणु के लिए संशोधित आयतन भी माइनस बी हो गया। बोला यह गया कि गैस के दाब में वृद्धि किया जाए, गैस के दाब में वृद्धि कर दे, दाब बढ़ा दे, तो बी आयतन में कमी हो जाती है। प्रभावी आयतन, यहां पर आयतन बी की कमी होती है,
तब बच्चों संशोधित आयतन मतलब संशोधन के बाद कितना आयतन मिला, तो प्रारंभ में V था और B की कमी हो गया तो V माइनस बी। यदि n अणुओं के लिए बात करेंगे तो n भी घटाएंगे, एक अणु के लिए बात करें तो केवल B, और लेकिन यदि हम n अणुओं की बात करें तो n भी घटाएंगे। यह हो गया आयतन में संशोधन कि यदि हम दाब कम कर दें तो आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन उसके जगह पर दाब को हम बढ़ा दें, दाब कम करेंगे तो आयतन में वृद्धि, लेकिन दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी। और आयतन में कमी के बाद संशोधित आयतन मतलब हमने उसमें दाब लगा दिया तो कहीं ना कहीं आयतन में कमी, तो भाई अब कुल कितना आयतन हुआ, तो भैया पहले भी था और बी की कमी हो गई है, बी की क्या हो गई है, कमी हो गई है, इसलिए जो हमारा आयतन बचा वो बच्चों कितना बचा, v माइनस बी। अब n अणु के लिए तो n भी कर दिया। इसी प्रकार दाब में भी संशोधन किया गया, ये तो हमारा आयतन में संशोधन निकल कर आया, थोड़ा समझ लो, बाकी सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। इसी प्रकार बच्चों कुल मिलाकर ये आयतन निकल कर आया है संशोधन के बाद, यानी किसी पात्र में गैस है और गैस के अणु बार बार टकराएंगे और दीवार पर जब टकराएंगे तो दाब उत्पन्न होगा, जिससे अणुओं में परस्पर आकर्षण होने से बच्चों उनके जो दाब में कहीं ना कहीं कमी आएगी। थोड़ा समझो, जैसे मान लीजिए गैस के अणु दीवार से जाकर टकराते हैं और टकराने के बाद अंदर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, यानी जो प्रेक्षित दाब है, यानी प्रयोगशाला में प्रेक्षित दाब मतलब जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो आदर्श दाब से कम होता है, मतलब कम मान निकल कर आता है। जैसे गैस के अणु जो है पात्र से या दीवार से बार बार टकराते हैं तो दीवार पर भी दाब उत्पन्न होगा, प्रेशर, तो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, इस कारण से अणु प्रभावी रूप से टक्कर नहीं कर पाते, जिससे उसमें कुछ दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे इसको मैं एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम समझाना चाहूं, थोड़ा समझिएगा। ये मैं पात्र ले लिया, ठीक है, पात्र ले लिया। अब यहां से गैस का अणु जाकर के इससे टकराना चाहता है, तो टकरा करके यहां पे दाब उत्पन्न करेगा, एकांक एरिया पे लगने वाला बल ही दाब है, लेकिन इस अणु ने इसको खींच कर रखा है। भाई जितना मतलब फोर्स के साथ, जितना बल के साथ ये टक्कर करना चाहिए उतना टक्कर नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर वाला अणु जो है, अंदर वाला जो अणु है वो उसको खींच कर रखा है। इसलिए एक्चुअल में जो दाब मान के चलता हूं 15 होना चाहिए, तो वो उतना ना होकर 10 ही दाब है। एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि आदर्श दाब जितना होना चाहिए उतना दाब नहीं प्राप्त हो पाता है। गैस के अणु जब दीवार से टकराते हैं तो दाब में कमी आती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, जिस फोर्स के साथ टकराना चाहिए उस फोर्स के साथ नहीं टकरा पाता, क्योंकि अंदर का अणु उसे खींच कर रखा होता है। इस कारण से इसके बीच आकर्षण बल है बच्चों, इस कारण से जितना हमें दाब प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक, तो आगे लिखना आपको, दाब में संशोधन, गैस के अणु पात्र की दीवार से बार बार टकराते हैं जिससे दीवार पर दाब उत्पन्न होता है। चूंकि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, इस कारण अणु प्रभावी रूप से टक्कर नहीं कर पाते, मतलब जिस रूप से टक्कर करना चाहिए उस रूप से टक्कर नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर वाला अणु क्या है, उसको खींच कर रखा है, जिससे उसके दाब में कुछ कमी आ जाती है। तो जो संशोधित दाब आता है PI बराबर P धन PC। ये समस्या कर देगा कि ये कहां से आ गया सर, ये तो समझ भी नहीं है, PI क्या है, P धन PC क्या है। तो एक्चुअल में जो हमारा दाब है P प्राप्त हो रहा है और कितना कम हो रहा है, PC कमी है, इस कारण से बच्चों इसमें हमने PC जोड़ दिया तो संशोधित दाब के बराबर आ जाता है। मतलब हमने जो दाब प्राप्त किया है तो वो P है, ये प्रेक्षित दाब है, यानी प्रयोग करते समय जो हमने दाब प्राप्त किया, और आदर्श दाब कितना होना चाहिए PI, कमी कितना है PC, तो PC को जोड़ दिया P से कि भाई दाब हम वृद्धि करना चाहते हैं और यहां तो कमी हो रहा है, इसलिए बोला भाई कि ये जो P हमें मिला है इसमें यदि PC जोड़ दो, इतना कम मिला है तो ये PI के बराबर हो जाता है। अब जो दाब में परिवर्तन होता है बच्चों, ये जो दाब है वो किस पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर।
ये चीज मैंने पहले ही बता दिया कि ये दाब में कमी क्यों हो गई है, क्योंकि अंदर की ओर जो अणु है उसको खींच कर रखे हैं। बोले रुको जरा, तुम उतना तेजी से टक्कर नहीं करोगे, उतना तेजी से दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो ये भाई साहब अंदर की ओर जो टक्कर करने वाले हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो जो आपके पास दाब में कमी आई है वो किस पर निर्भर करेगी? अणुओं की संख्या पर। और जितना ज्यादा अणु होंगे उस पात्र में अणुओं का घनत्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात अणु की संख्या घनत्व पर निर्भर करती है। यह चीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तभी समझ में आएगा, नहीं तो मजा सब किरकिरा हो जाएगा। क्या बोला गया कि भाई साहब ये जो गैस के अणु हैं अंदर की ओर खींच कर रखे हैं, यदि अणु ज्यादा है तो भाई ज्यादा आकर्षण है, यानी घनत्व तो ज्यादा है, और ज्यादा खींच कर रखा है तो दाब उतना ही कम हो गया। यानी जो दाब है वो किस पर निर्भर कर लिया? घनत्व पर निर्भर कर लिया। यदि घनत्व अधिक है, इसी कारण से बता दिया भैया घनत्व अधिक था, इसीलिए जो है दाब में कमी आई है। अर्थात जो पीसी का मान है, ये जो कमी है दाब में, वो घनत्व के समानुपाती होता है, घनत्व के वर्ग के समानुपाती होता है। ये चीज तो समझ गए, एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। जो दाब पीसी है बच्चों, मैंने पीसी लिया है, वो एक अणु के लिए घनत्व के क्या है? वर्ग के समानुपाती है। यानी घनत्व अधिक है तो दाब में कमी अधिक हो रही है, क्योंकि अणु अंदर की ओर खींच कर रखे हैं उस कण को जो कि टक्कर करना चाहता है। तो यहां तक तो क्लियर है। अब ये जो घनत्व किस पर निर्भर करता है? घनत्व का मतलब है गैस के अणुओं का पास पास होना। घनत्व का मतलब है गैस के अणुओं का पास पास होना। जैसे एक छोटा सा पात्र है ना, और एक बड़ा सा पात्र है। यदि मैं उतनी ही मात्रा को यहां पर रखूं, उतनी ही मात्रा को यहां पर रखूं, तो इसमें गैस का आयतन कम होगा, आयतन में कमी होगी, क्योंकि गैस के अणु पास पास आ जाएंगे। इसमें आयतन अधिक होगा, आयतन अधिक होगा क्योंकि अणु दूर दूर होंगे। ठीक है, बताओ जरा। तो इसमें घनत्व भी अधिक होगा। क्या होगा? घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, गैस के अणु पास पास में है। इसमें बच्चों घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब आयतन में कमी है तो घनत्व में अधिक है, वृद्धि है, क्योंकि गैस के अणु पास पास है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो, गैस के अणु अत्यंत पास पास हैं, घनत्व अधिक है मतलब आयतन में कमी है, मतलब घनत्व आयतन के व्युत्क्रम है। आयतन अधिक है मतलब घनत्व कमी है, क्योंकि अणु दूर दूर हो गए, तो मतलब यहां पे घनत्व आयतन के व्युत्क्रम है। समझ गए कुछ? कि जो एक अणु के लिए घनत्व d है वो आयतन के व्युत्क्रम होता है। आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। यदि मैं बच्चों यहां पर रख लूं, यहां पर रख दूं कि पीसी बराबर, तो आप कहोगे पीसी समानुपाती 1/v², एक अणु के लिए। और यदि n अणु के लिए मैं बात करूंगा तो n का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले एक अणु के लिए आप निकालो, एक अणु के लिए, यहां पे n लिखा है ना, n की जगह एक अणु के लिए निकालिए। तो एक अणु के लिए हो जाएगा पीसी बराबर d, भी के व्युत्क्रम है तो 1/v रखा, और जब यहां पे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, ये सबको पता है। और n के लिए हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें है क्या? n के लिए हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो n अणु के लिए हम करेंगे तो ये वर्ग लगा है ना, इसलिए n² हो जाएगा। आप मत सोचना कि सर n ही रहना चाहिए। हम जब n² भाई n के लिए एक किए हैं, n के लिए करेंगे n/v, तो n²/v² हो जाएगा। तो n के लिए n² तो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए यदि हम बात करें कि संशोधित दाब कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से आप देखो, यहां पे संशोधित दाब जो P आई है वो आपका P/Pc है। एक के लिए हो जाएगा P/, ये Pc का मान कितना हो जाएगा? A, और फिर आपका बटा v²। एक अणु के लिए बात करते हैं, n अणु के लिए कितना हो जाएगा? P/A n²v² हो जाएगा। ये हमारा Pi है, ये संशोधित दाब है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो संशोधित दाब हमारा एक अणु के लिए है a/v², n अणु के लिए n²/v²। आदर्श गैस समीकरण Pv बराबर RT होता, सबको पता है। Pv बराबर RT, तो P मतलब संशोधित दाब और V मतलब संशोधित आयतन।
और यहां पर एक अणु के लिए है, ये n अणु के लिए है, और यही हमारा वान डेर वाल्स समीकरण है। मतलब v माइनस बी ये संशोधित आयतन है, P धन A अपान V स्क्वायर ये बच्चों संशोधित दाब है एक अणु के लिए। n के लिए तो n स्क्वायर। अब ये मत कहना कि सर n के लिए n का मल्टीप्लाई करो, इसमें नहीं, इसमें तो वर्ग था। इसमें हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि जो d है वो v के व्युत्क्रम है, एक के लिए 1/v, n के लिए n/v, तो जब n रखेंगे तो n स्क्वायर बटा v स्क्वायर आएगा, निकल कर आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे यार इतना आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सिंपल तरीके से समझ जाओगे। और यदि इसका नोट्स चाहिए आपको, पीडीएफ नोट्स, तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। 9685299149 पर 100 रुपीज चार्ज है। 1 सब्जेक्ट के प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।